आज हम लोग स्टडी करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। तो ग्रेविटेशन में क्या होता है कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दो मास के बीच में लगता है। कोई भी दो मास है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जैसे कि मैं हूं और दुष्यंत है, तो दोनों लोगों के बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, लग रहा है। लेकिन हम फिर भी दुष्यंत से जाके चिपक क्यों नहीं रहे, हम तो जमीन पे क्यों चिपक रहे हैं? क्यों? क्योंकि जिसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास पे भी डिपेंड करता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, कि जो दो मास है वो कितना है, जिसका ज्यादा होगा उसकी साइड अपन अट्रैक्ट ज्यादा रहेंगे। तो अर्थ का जो मास है वो ज्यादा है, तो इस चक्कर में अपन किसकी साइड अट्रैक्ट है, अर्थ की साइड। ठीक है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और वो इनकी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इनको एक साथ लिखोगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो F इज इक्वल टू gm1 m2 अपॉन gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अच्छा, g की अगर अपन बात करें तो g होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g इज इक्वल टू 6.67 into 10 to power minus 11। अगर इसकी यूनिट निकालना हो तो यूनिट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम g को एक साइड रखें बाकी सबको एक साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू f r स्क्वायर अपॉन m1 m2 f r स्क्वायर अपॉन m1 m2। अगर अपन फोर्स की यूनिट की बात करें तो न्यूटन होती है क्या? अगर अपन r की मीटर स्क्वायर होगी कि नहीं होगी, और m1 m2 दो मास है kg kg, तो kg स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर इसकी यूनिट आ गई कि नहीं आ गई g की? तो ऐसे अपन यूनिट भी इसकी निकाल सकते हैं। तो क्या हमने फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू g m1 m2 r स्क्वायर पढ़ लिया? अच्छा, अगर हम एक चीज का देखें यहाँ पे, तो फोर्स का अपन लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू ma। अगर अपन फोर्स को हम जो है अपने मास को और अर्थ के मास को कंपेयर करते हैं तो F इज इक्वल टू g m1 me, अर्थ के मास को me बोल दिया, ठीक है, या अर्थ के मास को बांध लेते हैं me और अपने मास को बांध देते हैं, और अपन r स्क्वायर, दो मास के बीच की दूरी है, हमारे अर्थ के बीच की दूरी, तो r स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें F इक्वल टू ma, तो एक तो मास और बाकी क्या एक्सेलरेशन, तो हम अपने मास को मास मान लेते हैं, बाकी को क्या मान सकते हैं, एक्सेलरेशन मान सकते नहीं मान सकते हैं, तो इसको अपन लिख देते हैं g, स्मॉल g, इसी को बोलते हैं g, अरे हम तो mg हो गया, नहीं हो गया F इक्वल टू, तो g इक्वल टू अपन फार्मूला निकाल सकते हैं g me अपॉन r स्क्वायर, ये एक ट्रिक टाइप समझ सकते हो, g me अपॉन r स्क्वायर। क्या g निकालना समझ गए कि नहीं समझे? अच्छा, अब एक बात सुनना, जो जितना तुम्हारे सिलेबस में है, नीट में आता है उतने की बारे में बात करेंगे, ठीक है, और 12th में आता है उतने की, तो सुनना आगे। अगर हम बात करें 11th में, हाँ, तो अगर हम बात करें कि अर्थ के चारों तरफ जब सैटेलाइट चक्कर लगाता है, जैसे ये अपना अर्थ हो गया और इसके चारों तरफ कोई सैटेलाइट जब चक्कर लगाता है तो सैटेलाइट ऐसे गोल गोल घूमता है, बताओ भाई। तो सैटेलाइट एक ही पॉइंट पर क्यों घूम रहा है? सैटेलाइट भाई उधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, लेकिन वो एक ही सेम रेट, मतलब जो डिस्टेंस यहां से यहां है वही यहां से यहां है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होता है वो इस साइड वाले फोर्स और इस साइड वाले फोर्स बैलेंस में होता है। अच्छा, अब इस साइड कौन सा फोर्स लगेगा और उस साइड कौन सा लगेगा? तो इस साइड फोर्स लगता है जो मतलब इसका मास m है और इसका स्मॉल m है, तो इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दो मास के चक्कर में। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो अट्रैक्टिव है तो F इक्वल टू g, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? तो F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जो भी इनके बीच की दूरी है, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर घूम रहा है तो इस पे Fc लगेगा नहीं लगेगा? mv स्क्वायर बाई r। अच्छा, अगर ये एक ही रेडियस पे घूम रहा है, ना उधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो मतलब ये दोनों फोर्स क्या है, बराबर है कि नहीं है? तो Fc इक्वल टू F कर देंगे आप, बोलो भाई। तो Fc इक्वल टू अगर F कर देंगे तो Fc क्या है, mv स्क्वायर बाई r, mv स्क्वायर बाई r, और F क्या है, gm अपॉन r अपॉन r हो जाएगा r स्क्वायर। अच्छा, तो अब क्या होगा, r से r कैंसिल हो जाएगा और स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। अगर हम v की बात करें तो v इक्वल टू gm अपॉन r आ गया, नहीं आ गया? gm, हाँ, v इक्वल टू gm अपॉन r आ गया। और जब हम v की बात करें तो v इक्वल टू रूट gm बाई r आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? gm अपॉन r। अच्छा, m हमने क्या लिया था, मास ऑफ अर्थ, तो यहाँ अर्थ लिख दीजिए आप, और जो v है तो इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। तो कुछ नहीं, ऑर्बिटल स्पीड होगी, यही ऑर्बिटल स्पीड होती है, ठीक है। तो ऑर्बिटल स्पीड निकालना सीखे नहीं सीखा? ऑर्बिटल स्पीड, कंफर्म है बात? अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो सुनना, अब ये ऑर्बिटल, ये सैटेलाइट जो है इसके चारों तरफ जब ये चक्कर लगा रहा है तो वो कितने टाइम पीरियड में एक चक्कर पूरा कर रहा है, उसे टाइम पीरियड बोलेंगे। जितने देर में वो एक चक्कर को कंप्लीट करेगा उसे क्या बोल देंगे अपन, टाइम पीरियड। तो अगर अपन टाइम की बात करें तो टाइम क्या होता है, अपन ने सेकंड थर्ड में ही पढ़ा है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी।
अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताना, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा जब ये एक चक्कर पूरा करेगा? क्या 2 पाई आर कवर करेगा अगर ये आर दूरी है कि नहीं है? तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा कि नहीं करेगा? अपन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपन ने निकाली रूट जी एम ई अपॉन आर की नहीं निकाली है, बताओ। तो रूट जी एम ई बाई आर लिख दे, यहाँ पे एम ई बाई आर लिख सकते हैं क्या? क्या ये टी का टी ही रहने वाला है? तो अगर हम क्या करें, टाइम पीरियड निकालना है अपन, अगर ये पूरे का स्क्वायर कर दे तो ये रूट हट जाएगा, नहीं हट जाएगा? तो पूरे का स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई जी एम ई अपॉन आर रहेगा, नहीं रहने वाला है? क्या ये आर अपॉन के अपॉन में तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाई जी एम ई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो भाई, ऐसे मतलब बी से काट दिया, मतलब कि नीचे वाला अलग है ऊपर वाला अलग, ठीक है? इसको टू टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर डायरेक्ट टू आर क्यूब होगा, नहीं होगा? एक बार बताओ, 4 क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है? पाई क्या है, इसमें कांस्टेंट है, जी क्या है, कांस्टेंट है, और एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, तो क्या सिर्फ टी स्क्वायर डायरेक्ट टू आर क्यूब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? टी स्क्वायर डायरेक्ट टू आर क्यूब, और ये फॉर्मूला है अपना किसका? इसे केपलर्स थर्ड लॉ बोलते हैं, थर्ड लॉ, यही केपलर्स थर्ड लॉ है। और अब हमने इसको पूरा डेरिवेशन क्यों कराया? क्योंकि अब क्वेश्चन जो है अपने टेस्ट सीरीज में जो है इससे भी पूछ लेता है, जरूरी नहीं सिर्फ आपको ये रटाओ तो ये आप क्वेश्चन बना जाओगे, ये भी पूछ लेता है, तो ये निकालना आना चाहिए आराम से, क्यों फॉर्मूला रटना है, 2 स्टेप की बात है। अच्छा उसके बाद अपन अगर बात करें एनर्जी की, अब एनर्जी कितनी है इसके पास? भाई इसके पास कौन कौन सी एनर्जी है सैटेलाइट जब घूम रही है? क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है? है भाई काइनेटिक एनर्जी। जब भाई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ये अर्थ हो गया, ये सैटेलाइट घूम रहा है, क्या ये घूम रहा है तो इसके पास वेलोसिटी तो है ही है, वी ऑर्बिटल बोल सकते हैं क्या? तो अगर ये वेलोसिटी घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास है क्या? तो अगर अपन लिखे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी ऑर्बिटल कर देंगे इसको हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, एम किसका मास है? इसका मास है, ठीक है? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अच्छा हाफ अपन को पता है, एम अपन को पता है, वी नॉट को रूट जी एम ई बाई आर भी आती है, रूट जी एम ई बाई आर का होल स्क्वायर कर दें क्या? या हाफ एम और जी एम ई बाई आर आया नहीं यहाँ? बोलो भाई आर हो गया कि नहीं हो गया? जी एम ई बाई आर, तो ये क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी आ गई, नहीं आ गई? तो कोई बहुत टफ फॉर्मूला है क्या? निकाल सकते हो इजीली, कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है। अच्छा एक चीज अपन लोगों ने पढ़ रखी है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, और बाकी ये दोनों नेगेटिव होती हैं। लेकिन इस फॉर्मूले को बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ पे नेगेटिव लगा लो, यहाँ पे, तो 2 की जगह अगर पूरी इक्वेशन से माइनस से मल्टीप्लाई करते तो ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? इस तरीके से लिखवा देते हैं अपन टीचर, क्यों? ताकि एक जगह माइनस याद करना पड़े, 2 जगह नहीं याद करना पड़े, तो ऐसे लिख लेते हैं अपनी इक्वेशन को। लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो स्पीड पे डिपेंड करती है, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भाई 2, इतना समझ आता नहीं आता है। अच्छा अब काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही टोटल एनर्जी होगा कि नहीं होगा? तो जितना काइनेटिक एनर्जी उतना ही टोटल एनर्जी होगा, बस काइनेटिक एनर्जी में क्या लगा दो? नेगेटिव, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? और नहीं मानते तो बस भाई में तुमको यू पता भी है, जी एम ई एम अपॉन आर यू होता है, तो यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को पता यू भी लिख सकते हैं ना। तो अब पोटेंशियल एनर्जी का अगर आधा कर दो तो यही बनेगा, नहीं बनेगा? तो इसको अगर काइनेटिक एनर्जी अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो जी एम एम जी एम ई एम अपॉन आर कर देंगे, नहीं कर देंगे? तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, नहीं होगी? लेकिन यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? अच्छा अगर इन दोनों को ऐड कर दो, इसको और इसको, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर दोनों को ऐड करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ जी एम ई एम अपॉन आर, और ये क्या है? जी एम ई एम अपॉन आर, इसका हाफ है ये कि नहीं है? लेकिन ये माइनस में है, तो आंसर किसमें आएगा? माइनस में। माइनस में हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो माइनस हाफ जी एम ई एम बाई आर, कि काइनेटिक एनर्जी की बराबर ही टोटल एनर्जी आई कि नहीं आई है? देखो काइनेटिक एनर्जी के बराबर में ही टोटल एनर्जी आई है, लेकिन ये माइनस में है, ये पॉजिटिव में है। क्या इतनी बात समझ आती है कि नहीं आती? कंफर्म होता है कि नहीं होता है? अच्छा अगला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे अपन? अब हम देखते हैं कि अगर कोई ऑर्बिट किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को अपन को इस दुनिया से बाहर निकालना है, अर्थ से बाहर निकालना है, अर्थ के पास क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट? अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको उड़ा दें दुनिया से, क्या कर दें? इसको फेंकना चाहे इतनी स्पीड से कि ये दुनिया से क्या करा जाए? बाहर। तो अगर दुनिया से बाहर चला जाएगा तो वहां क्या इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लगेगी?
लेकिन हम एक फिक्स वेलोसिटी देना चाहते हैं कि बस दुनिया से बाहर निकले, ये नहीं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के बाद भी इसके पास वेलोसिटी है तो इसके पास उसके बाद वेलोसिटी मतलब जैसा नहीं मान लो उसमें पढ़ता है क्या नाम है उसका चैप्टर का यार, हाँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की भाई उतनी एनर्जी दो तो कि बाहर आ जाए, बस सरफेस पे आ जाए, उसके बाद उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी ना बचे, वैसे इतनी स्पीड दे रहे हैं, मतलब मिनिमम स्पीड बतानी है, उससे ज्यादा तो दोगे तो फिर तो स्केप करना ही करना है, तो मिनिमम, तो वहां पर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इसके पास क्या हो जाएगी, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बाहर आएगी वही यहां रहने वाली है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कर दो, फाइनली तो दोनों चीजें क्या है, जीरो। अच्छा यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो जी एम ई एम अपॉन आर है कि नहीं है, जी एम ई एम बाई आर है कि नहीं है, और इसके पास अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कितनी है, हाफ एम वी ऑर्बिटल का स्क्वायर कर दो, बोलो भाई। और अपन को क्या निकालना है, इसके वेलोसिटी, और यू क्या होगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस में होगी नहीं होगी, क्या इस पूरे सिस्टम को उधर ले जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा नहीं हो जाएगा, भाई इधर तो पूरा सिस्टम जीरो है, तो इसको उधर ले जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो हाफ एम वी ऑर्बिटल स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम ई एम बाई आर, बोलो भाई क्या स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, हाँ वी ऑर्बिटल को मतलब इसको यहां से फेंकना है ना, तो वी स्केप बोलो उसको, वी स्केप, तो इसको वी ऑर्बिटल की जगह वी स्केप लिख दो, इसके वेलोसिटी निकालना ना अपन, तो वी स्केप लिख दो इसको। अच्छा अब टू उधर लग जाएगा नहीं लग जाएगा, वी स्केप पावर टू इक्वल्स टू टू जी एम ई बाई आर, और अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो रूट टू जी एम ई बाई आर बाई, तो वी स्केप अपन ने निकाल लिया नहीं निकाल लिया, बताओ भाई, वी स्केप निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, और वी स्केप अगर अपन ध्यान से देखें तो वी ऑर्बिटल के लगभग रूट टू टाइम्स है, जी एम ई बाई आर को अपन वी ऑर्बिटल बोलते हैं, और रूट टू टाइम्स अगर कर दो तो वी स्केप आ जाएगा, बोलो भाई। अच्छा अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देख लेते हैं, कोई टफ चैप्टर नहीं है, बस एक दो फॉर्मूले याद रखने हैं, भाई तो 4 ही फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें रूट टू जी एम मी एम बाई आर, अच्छा वी स्केप हो गया, अच्छा इसको भी थोड़ा सा लिखते हैं एक बार, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको, वी स्केप से रूट टू जी एम बाई आर, आर है नहीं, अच्छा इसमें अगर अपन आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड करें कोई दिक्कत परेशानी क्या, जी एम ई बाई आर स्क्वायर का भी तो मैंने बताया था कि जी एम ई बाई आर स्क्वायर को अपन जी बोल सकते हैं, तो जी तो टू जी आर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो इसके आपको अपन लोग रूट टू जी आर भी लिख सकते हैं, कैसी बात समझ आती नहीं आती है, कंफर्म। अच्छा अब कभी कभी को कहता है कि ब्लैक होल में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो ब्लैक होल में तो लाइट तक को वो ट्रैक करने की पावर रखता है, मतलब लाइट तक को वो अपने अंदर से बाहर नहीं निकलने देगा, इतनी उसकी ग्रेविटेशनल पावर है, तो अगर इतनी उसकी ग्रेविटेशनल पावर है तो जो वी स्केप है वो सी से तो ज्यादा होना ही चाहिए, मतलब इतनी तो वेलोसिटी दो ही वहां पे कि वो सी लाइट की स्पीड से तो ज्यादा कम से कम हुई, मतलब है तो सी के तो बराबर तो हुई, तो अगर ब्लैक होल की बात करेंगे तो क्या रहेगा, ब्लैक होल की अगर अपन बात करेंगे तो क्या रहेगा, सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट टू जी एम ई बाई आर, जी एम बाई आर लिख दो, क्या इतनी बात समझ नहीं आती है, कंफर्म होता है कि नहीं होता है। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, अब जी तो हमने देख लिया है, जी इसको टू जी एम ई बाई आर स्क्वायर, अब अपन देखते हैं कि न्यूटन हर जगह अपना कमाल ना दिखाए तो कहने क्या है, तो देखो अपन लोगों ने क्या बोला कि हमने जी जो बताया है स्मॉल जी वो तो अर्थ के ऊपर बताया है, मतलब अरे ये तो अर्थ क्या है, तो पूरा हमने एटमॉस्फेयर बनाया, ये अपन मान लेते हैं कि अर्थ है राइट, और हमने कहा कि जी जो है वो अर्थ पे कोई भी अगर मास रखा हुआ है तो उस पे जी लगेगा, ठीक है। अच्छा अब ये जी जो है वो किसी ऊंचाई पर, अगर अर्थ से किसी ऊंचाई पर पहुंच जाए मास को लेके, तो अब कितना यहाँ कितना जी होगा, इस पॉइंट पे जी कितना होगा, तो अगर सेंटर से देखे तो ये डिस्टेंस तो आर रहेगी, और ये अगर कुछ ऊंचाई पे लेके अपन एच ऊंचाई पे लेके पहुंच गया, एच ऊंचाई पे अगर कोई पूछ दे कि भाई अब बताओ कितना होगा, तो हमने ये तो पढ़ रखा है जी एम ई बाई आर स्क्वायर, स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम ई बाई आर स्क्वायर, ये तो हमने कहां के लिए पढ़ रखा है, अर्थ के पॉइंट पर, लेकिन हम थोड़ा सा इसको ऊपर ले गए तो क्या है कि जी इक्वल्स टू जी एम ई बाई आर प्लस एच कर दो, आर प्लस एच का होल स्क्वायर कर दो, क्या बात समझ आती नहीं आती है। अच्छा इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं, इसमें किसका मल्टीप्लाई करते हैं अपन लोग, जी एम ई बाई
आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इसमें अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें आर स्क्वायर का और डिवाइड भी कर दें आर, कोई दिक्कत परेशानी क्या नहीं है ना। अच्छा जी एम ई बाई आर स्क्वायर को अपन क्या बोल सकते हैं, जी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, और आर प्लस एच बाई आर, एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है ना ना ना, यहाँ स्क्वायर क्यों लगाया भाई, स्क्वायर तो पूरे के ऊपर था ना, इसको फिर से लिख देते हैं कंफ्यूज हो जाओगे। ये भाई आर प्लस एच के ऊपर स्क्वायर था, हमने यहाँ पे लगा दिया, उसमें चक्कर में दोबारा लिख देते इसको, जी एम ई बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर पूरे का है ना, और इसमें हम क्या करें आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई और आर स्क्वायर का डिवाइड कर दें, कोई दिक्कत परेशानी क्या नहीं है ना भाई, वन से तो कुछ भी कर लो। तो अच्छा जी एम ई बाई आर स्क्वायर को अपन लोग जी लिखते हैं नहीं लिखते हैं क्या, इतने पोर्शन को जी लिख सकते हैं क्या, तो इसको जी लिख दें। अच्छा अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है क्या, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, वन प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, बोलो भाई ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अरे आर वन सा आर प्लस एच बाई आर हो जाएगा, तो भाई वन प्लस एच बाई आर लिख दें इसको, वन प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर कर दें क्या इसको। अच्छा अगर हम इस वैल्यू को ऊपर ले जाएं, इस वैल्यू को ऊपर ले जाएं तो g इंटू वन प्लस एच बाई आर, अब पावर इधर नीचे पॉजिटिव में तो ऊपर -2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो भाई। अब एक चीज हम लोगों ने पढ़ रखा है उसमें यूनिट डायमेंशन में क्या पढ़ा है कि अगर 1 प्लस कुछ भी है यहां पर x या एनीथिंग ऊपर पावर माइनस y है, तो अगर ये जो है x ये 1 से भी छोटा है, इज लेस देन 1 से भी बहुत छोटा है, तो जो पावर है वो उसमें मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो जैसे कि यहां अगर हम इस चीज को 1 से भी छोटा मान लें तो जो ये पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो जी डैश निकालना ना अपन लोग, मतलब किसी ऊंचाई पर अपन निकाल रहे हैं तो जी डैश मान उसको बोल देते हैं जी डैश, किसी हाइट पर, यहां पर हम पूछ रहे हैं अगर जी क्या होगा तो जी डैश उसको बोल दिया, तो जी डैश इज इक्वल टू जी, मतलब जी तो जो अपना अर्थ पे होता है वो, और 1 प्लस की जगह अब ये अगर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो -2h बाई आर हो जाएगा, -2h बाई आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई -2h बाई आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा इसके बाद अगर हम अरे 1 -2h बाई आर हो गया, तो ये अपना जो है किसी हाइट के लिए फॉर्मूला का, लेकिन बात क्या है कि हमने बोला ये लेस देन 1 हो, तो उस टाइम तक h जब तक 340 किलोमीटर तक तो अपन इसको मानेंगे। अगर h 350 किलोमीटर तक हमसे पूछा, 340 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर अगर अपन से g पूछा जाएगा तो अपन इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, उससे ज्यादा पे पूछा तो हम इसको नहीं लगाएंगे, फिर अपन इसी फॉर्मूले को प्रेफर करेंगे। लेकिन याद रख लो अगर डेप्थ पे बात आती है, डेप्थ में 2 हटा दो बाकी सब सेम है, जी डैश ये तो हो गया हाइट पे, किसी हाइट पर, और अगर डेप्थ की बात आ जाए तो अपन क्या करेंगे, जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बाई आर, ये दो रट नहीं पड़ेंगे भाई, जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बाई आर, कहते बस आती है। तो अपन लोग क्या प्लस थर्ड लॉ तो पहले है टी स्क्वायर डायरेक्ट इक्वल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इज डायरेक्ट इक्वल टू आर क्यूब, लेकिन अपन लोगों ने सेकेंड और फर्स्ट लॉ तो देखा ही नहीं है, तो कैप्लस का फर्स्ट और सेकेंड लॉ क्या है देखना। कैप्लस फर्स्ट लॉ ये है कि जितने भी प्लेनेट हैं वो सन के चारों तरफ जो है एक्लिप्स ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं, घूमा फिरी करते हैं, ठीक है, एक्लिप्स ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं, और जो सन है जैसे जो भी प्लैनेट्स हैं वो एक्लिप्स ऑर्बिटल में सन के चारों तरफ घूमते हैं, तो इसके दो फोकस होते हैं, कि ये पॉइंट फोकस होता है कि ये पॉइंट फोकस होता है। तो जो इसका सन है वो सन किसी एक फोकस पे प्रेजेंट रहता है, मान लेते हैं अपन इस फोकस पे प्रेजेंट, जो एक्लिप्स ऑर्बिटल कोई ऐसे करके चक्कर काट सकता, तो एक्लिप्स ऑर्बिट में चक्कर काटता है तो सन उसके एक फोकस पे प्रेजेंट रहता है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट लॉ, कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, बस इतना ही है बस। अच्छा सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ है इसका पानी है क्या, सेकेंड लॉ अगर बात करें तो सेकेंड लॉ क्या है कि सेम टाइम में सेम एरिया स्किप करता है। जैसे कि अगर अपन मतलब ये कह रहा है कि जितने टाइम में जब ये प्लेनेट जो है यहाँ घूमा फिरी कर रहा है, सेकेंड वाले क्या है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये पूरे में चक्कर लगा रहा है ना, ये प्लेनेट का रास्ता बनाया अपन ने, ये ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ऐसे ऐसे करके आ रहा है, तो जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचेगा
तो कुछ इसने एरिया स्किप किया, इस यहां से और यहां का ये एरिया इसने स्किप किया कि नहीं किया, इतना एरिया इसने काटा, फिर काटा कि नहीं काटा है। तो जितने टाइम में ये इतना एरिया स्किप करेगा उतने ही टाइम में अगले टाइम में भी उतना एरिया स्किप करेगा, यहां भी और यहां भी उतने टाइम में उतना ही एरिया स्किप करेगा। तो एक बात बताना, यहां पे जब उसने एरिया स्किप किया तो ये एरिया थोड़ा सा कम दूरी चलने में ज्यादा एरिया कवर हो रहा है, और यहां उसको ज्यादा दूरी चलनी पड़ रही नहीं चलनी पड़ रही है, तो उसको चलते टाइम जो है यहां पर थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो यहां पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, v इसका ज्यादा रहेगा और r इसका यहां पर कम है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि L = mv, यहां पर जो है कंजर्व रहेगा। तो इस चक्कर में v यहां पर ज्यादा होता है, r कम होता है, और यहां पर v जो रहेगा क्या रहेगा, कम रहेगा, और r यहां क्या रहेगा, ज्यादा। तो यही इस सेकंड लॉ है कि सेम टाइम में सेम एरिया स्किप करता है। चलो इतना समझ आ गया। L = mvr, तो L कंजर्व रहता है। अच्छा, एक टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में, पेपर पूछते हैं कि अगर जो है रेडियस ऑफ अर्थ जो है अगर आधी हो जाए, एकदम से बाई चांस कम हो जाए, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। तो हमने बोला कि L कंजर्व रहता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो L = I ओमेगा, ये भी फॉर्मूला तुम्हें बताया है रोटेशन में, बोलो भाई। तो L = I ओमेगा कंजर्व रहेगा, तो I को अपन क्या लिख सकते हैं, 2/5 mr² mr²। अच्छा, ओमेगा क्या रहेगा, 2π/t। अरे यार, ओमेगा बराबर 2πf होता है, 2πf, f = 1/t, 2π/t रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है। तो अगर अपन बात करें तो t अगर उधर जाएगा, t डायरेक्ट r² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हमने बोला क्वेश्चन क्या है कि अगर बाई चांस रेडियस जो अर्थ की है वो 1/2 हो जाए, रेडियस r/2 हो जाए, तो टाइम पीरियड बताओ मैं, मतलब आप पहले तो टाइम मतलब 24 आवर्स में चक्कर काटती है अर्थ, तो अब टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि अगर r जो है रेडियस ऑफ अर्थ जो है r/2 हो जाए तो टाइम पीरियड बताओ। n = I ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, 2/5 mr², 2π/t। तो अगर इसमें m भी कांस्टेंट है, 2/5 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, t r पे रहेगी, तो t डायरेक्ट r² हो जाएगा। बोलो भाई। तो अगर r क्या किया अपन, r/2 किया, नहीं किया, तो अगर टाइम, अगर ऐसे लिख लेते हैं इसको, t तो t डैश = r था पहले, अब r/2 कर दिया कि नहीं कर दिया, तो r/2 का इनका भाई स्क्वायर करो, दोनों का ही, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो r² से r² तो कट जाएगा, ऊपर 4 पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा। तो t = 4t डैश, तो t डैश = t/4, तो t/4 हो जाएगा इसका टाइम पीरियड। क्या बात सुनाती रहती है। इसके मतलब दो फोकस होते हैं, F1 मान लो, इसको F2 मान लो, कुछ भी कह दो। ठीक है, अच्छा हमने तुम्हें फोर्स पढ़ा दिया, F = G(m(2)r²। देखो फोर्स F = G(m(2)r², F = G(m1m2)r²। E होता है G(m)/r², और इसके साथ अगर U पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें भी बताया हमने, पोटेंशियल एनर्जी U = G(m1m2)r कर दो और V G(m)/r कर दो केवल। क्या चारों फॉर्मूले समझ आए। अगर U निकालना है तो U = G(m1m2)/r कर दो, और V निकालना है तो G(m)/r कर दो। यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स से हमें लगता है इसलिए निगेटिव रहता है। कहती बस में आती है। अब ये चारों फॉर्मूले वहां भी सेम है, K(q1q2)r²। कहाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में K(q1q2)r², बस q1 q2 कर दो, इसको K कर दो, और K(q)/r², K(q1q2)r, K(q)/r, तो सेम फॉर्मूले ही है। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूरा चैप्टर ही रिप्लेस कर सकते हैं एक तरीके से। अच्छा, इनके ग्राफ भी बनाने होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का, और फोर्स का, और ई का। भाई तो अपन इनके ग्राफ बनाते केवल ई और वी का। अच्छा, ई को अपन लोग यहाँ जी बोलते हैं, जी से रिप्लेस कर सकते हैं इसको। ठीक है, G(m)/r²। अच्छा, अगर ग्राफ बनाना हो तो सुनो, एक दो चीजें होती है, एक तो सॉलिड स्फीयर और एक होलो स्फीयर। तो किसमें कितना जी रहेगा भाई, जी तो हर चीज का है ना, G(m)/r, जो जिसका भी जी तो सबका निकाल सकता है। ये सॉलिड है, ये होलो है। अच्छा, अगर अपन को
फॉर्मूले याद ना भी करो चलेगा, लेकिन फिर भी यार थोड़ा थोड़ा सा तो दोनों जगह सेम सेम फॉर्मूले ही है तो याद भी कर सकते हैं। हमें तो बाय द वे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है। तो सुनो, अगर अपन को क्या निकालना है, जी निकालना है, तो जी अगर अपन लोगों को बाहर निकालना है, मान लो इसके सरफेस के बाहर कहीं भी निकालना है, तो सबके लिए सेम ही रहने वाला, जी एम आर स्क्वायर लगा दो। और अगर अपन को वी भी बाहर निकालना है तो इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, जो यहाँ है वही यहाँ रहने वाला है। लेकिन अगर अपन अंदर निकालते हैं और ये भी अगर अपन अंदर निकालते हैं तो हमें तो ऐसे याद है के क्यू आर बाई आर क्यूब, इसको जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जी एम आर बाई आर क्यूब। आर क्या है, जिस पॉइंट में हमें पता करना है, और कैपिटल आर क्या है, इसकी रेडियस, कैपिटल आर है इसकी रेडियस, और स्मॉल आर जहां पे हमें पता करना है उस पॉइंट का, तो जी एम आर अपॉन आर क्यूब कर सकते हैं। और उसका भी हमें उसी से याद है, मतलब पोटेंशियल की बात करो, के क्यू बाई टू आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, के क्यू बाई टू आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको भी इससे मतलब जी से रिप्लेस कर लो, चाहे यहाँ याद कर लो चाहे मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद कर लो, दोनों सेम ही बात है। तो जी एम बाई टू आर क्यूब 2 आर स्क्वायर 3 आर स्क्वायर माइनस के क्यू बाई टू आर, हाँ के क्यू बाई टू आर क्यूब 3 आर स्क्वायर, के क्यू बाई टू आर क्यूब, के क्यू बाई टू आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो बस इसको अब उससे रिप्लेस कर लो, के को जी से और क्यू को एम से, बाकी तो सब सेम ही रहने वाला है। तो ये हो जाएगा सॉलिड के अंदर का है, सॉलिड के अंदर V और सॉलिड के अंदर G ये रहता है। एक जगह रख लो, दूसरी जगह अपने आप रट जाता है, तो इसको रखना इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और बाहर तो सबके लिए सेम ही, मतलब बाहर तो जी एम बाई आर स्क्वायर ही रहने वाला, इसके लिए भी और इसके लिए भी जी एम बाई आर ही रहने वाला। अरे आर स्क्वायर को आर प्लस एच लिखेंगे ना, मतलब ये आर और जो भी हाइट एच है, तो अभी बताया तुमको। तो अब इसके ग्राफ इंपॉर्टेंट है, देखो अगर अपन ग्राफ बनाए, पहले बना लेते हैं जी का बना लेते हैं, सॉलिड के लिए जी बना लेते हैं, ठीक है। सॉलिड के लिए अगर अपन जी की बात करेंगे तो जब तक आर पे नहीं पहुंचे तब तक जी क्या रहेगा, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो जी और डिस्टेंस आर पे डिपेंड कर रहा है। तो आर जो जब तक आर पे नहीं पहुंचे तब तक क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। आर कौन सी आर, रेडियस वाली आर, स्मॉल आर इक्वल्स टू आर पे नहीं पहुंचे तब तक राइट। और फिर उसके बाद आर स्क्वायर इनवर्सली हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो कुछ ऐसा रहेगा नहीं रहेगा। तो ये सॉलिड के लिए जी का ग्राफ हो गया। होलो के लिए जी का ग्राफ बना लेते हैं। होलो के अंदर जो जी है, वो अंदर जो जी है वो रहेगा 0, जी अंदर रहता है 0, और v जो है वो क्या होता है, यहां से यहां तक कांस्टेंट रहता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज्यादा अच्छे समझ आता है अपने आप कि यहां से यहां तक क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जी 0 रहता है, इसलिए ई 0 रहता है, इसलिए डेल्टा ई 0 रहता है। तो यहाँ v कांस्टेंट ही रहता है, तो v इक्वल्स टू जी एम बाई आर ही रहता है, जी एम बाई आर। तो अच्छा जी की बात करें तो अंदर तो जी 0 रहने वाला है आर तक, जब तक स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद तो सेम डिट्टो बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जी और आर का ग्राफ हो गया, ठीक है। अच्छा अब अगर वी और आर का ग्राफ बनाना हो, देखना यार उसमें आ रहा है कैमरे में नहीं आ रहा, वी और आर का ग्राफ बनाना हो तो वी पहले तो क्या है, इसमें पहले तो इस तरीके से ग्राफ बताइए, थोड़ा सा अलबेला है। आर के बाद तो सब में यही रहने वाला है, आर इक्वल्स टू आर पे। अच्छा अब अगर v की बात करें इसकी होलो की, तो यहां से यहां तक तो ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। एक इसमें अभी और घुमाओ फिराओ है थोड़ा सा, वहां तक तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मान लो यहां तक तो कांस्टेंट रहता है आर तक। उसके बाद तो सब में सेम, मतलब आर के बाद तो सब में, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर के बाद तो सब में ही सेम है यहाँ के बाद। लेकिन अब बात क्या है कि यहाँ ये हमेशा हमेशा निगेटिव ही रहता है, तो इसलिए ग्राफ उल्टा बनता है, ये उल्टा बनता है। तो इसको उल्टा बना सकते, भाई जब पेपर में ये वाला भी आएगा तो भी सही करना रहेगा, अगर उल्टा बना हुआ ऑप्शन में नहीं हुआ तो। क्या बात समझ आती नहीं आती है, कंफर्म एकदम। अच्छा अब हम तुम्हें बता देते हैं कि कभी कभी क्या है कि जी जो होता है स्मॉल जी, वो अर्थ के अगर पोल पे जाएंगे तो ही हमें मतलब एकदम से करेक्ट आंसर मिलने वाला है, नहीं तो करेक्ट आंसर नहीं मिलने वाला है। क्यों, ऐसा क्या रीजन है इसका, क्योंकि अर्थ क्या होती है, वो सन के तो चारों तरफ घूमती घूमती है, उसके अलावा ऐसा ऐसा और घूमती है, एक्सेस पे भी तो घूमती है। तो जब पोल मान लेते ये है, ठीक है, तो यहाँ इसके अराउंड घूमती रहती है ऐसे, तो जब हम पोल पे आते हैं तो ही जी इक्वल्स टू 9.8 होता है, 9.8 होता है। लेकिन यहाँ पर 9.8 नहीं होता है,
तो वो कैसे निकालते हैं, जी डैश के जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, जी माइनस ओमेगा कॉस स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले से निकालते हैं जी डैश के जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा क्या बता देता हूं मैं कि जी, तो थीटा क्या है कि ये इक्वेटर है अपना, तो इस पॉइंट से किस पॉइंट पे तुम देख रहे हो, अगर यहां देख रहे हो तो थीटा तुम कितना लोगे 0, इस एंगल पे देख रहे हो तो तुम कुछ थीटा लोगे, इस एंगल पे देख रहे हो तो 90, जब इस एंगल पे होगे तो 90 रखोगे जब यहाँ, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो रोटेशन, जो रोटेशन का इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाता है, तो रोटेशन के चक्कर में यहाँ पर जी 9.8 नहीं होता है, 9.8 सिर्फ पोल पर ही होता है, मतलब पोल अगर इसको अर्थ को इतनी कस के घुमा दे, स्पीड पे घुमा दे बहुत ही स्पीड में, तो भी यहाँ पे 9.8 जाने वाला है। यहाँ पे तो कभी भी हम जीरो कर भी सकते हैं, जैसे कभी पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि हम जी जो है कहाँ पे जीरो कर सकते हैं, अगर स्पीड बढ़ाई जाएगी तो हम सिर्फ इक्वेटर पे जीरो कर सकते हैं, इक्वेटर के अलावा यहाँ जीरो कर सकते हैं, लेकिन पोल पे कभी भी जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि पोल पे तो रोटेशन का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो जी डैश जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओमेगा क्या है, ये कितना घूम रहा है धमाधम, आर क्या है इसकी रेडियस, और थीटा तो मैं समझ में आ गया, और जी मतलब 9.8, तो इतना कम हो जाता है, ठीक है, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ओमेगा से और cos स्क्वायर थीटा उसमें से कम हो जाता है। अब अगर तुमसे ये पूछ ले कि कितनी स्पीड में हम इसको घुमाएं कि जी इफेक्टिव जो है वो क्या हो जाए 0, अगर तुमसे पूछ लिया जाए रोटेशन कितना हो स्पीड में कि जी इफेक्टिव 0 हो जाए, तो अपन यहाँ पे मतलब जी इफेक्टिव को 0 लिख देंगे, जी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा आर cos स्क्वायर थीटा रखेंगे, अब किस एंगल पूछा वो भी रख सकते हैं, अब इसको पूरे को तो ले जाएंगे क्योंकि ये तो 0 हो गया, अरे करके दे देना इसको 0 इसको जी माइनस ओमेगा, अगर पूछ ले कि कब जी इफेक्टिव जो 0 हो जाए, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर cos स्क्वायर थीटा, अब ये पूरा चल जाओ, ये 0 है ना, तो ये पूरा चल जाओगे तो ओमेगा स्क्वायर आर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जी, अपन को ओमेगा निकालना है ना, तो ओमेगा इक्वल्स टू ये पूरा रूट नीचे चला जाएगा, निकलेगा जी बाई आर cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ओमेगा स्क्वायर है ना, ओमेगा स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, तो इतनी स्पीड से घुमा दो तो तुम्हारा जो है, अब थीटा किस एंगल पे, यहाँ निकालो वो थीटा डाल दो, और तो पता जाएगा कि कितनी ओमेगा से घुमाया अपन इसको कि जी इफेक्टिव क्या हो जाए 0 हो जाए। अच्छा एक चीज और बचती है सैटेलाइट की, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसका यूज क्या होता है टेली कम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में बातचीत करते हैं जो अपन लोग उसमें यूज करते हैं, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसको अपन लोग इक्वेटोरियल पे, मतलब जो ये प्लेन है ना ये वाला, ये इस प्लेन पे इसको घुमाते हैं, मतलब इस लाइन के इर्द गिर्द घुमाते हैं उसको, ठीक है, और ये जो ऊंचाई होती है अर्थ से, इसकी जो ऊंचाई होती है 6r लगभग होती है, लगभग 6r तक, मतलब जो अर्थ की रेडियस है r, इसका 6r टाइम्स होता है, और इसको कहां घुमाते हैं इक्वेटोरियल पे, और किधर से किधर घुमाता है तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है, और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 6r मतलब लगभग 6r लगभग 3800 होता है, 38 हाँ 6400 इंटू 6400, तो 6400 इंटू 6 करोगे ना तो आ जाएगा, अपने आप कैलकुलेट कर लेना, समझ जाएगा, तो 6r, और इसको ये वेस्ट टू ईस्ट, और इसका यूज अपन लोग करते हैं टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन हो गया है आपका, और 100% कवर है, जितना मतलब अगर इतना कर लिया आपने तो 100% आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, अगर ये सारे फॉर्मूले आते हैं तो बस घुमा फिर तुम करना आता हो कि हाँ भाई कैसे सॉल्व करना है, तो आप जो सारे के सारे क्वेश्चन ग्रेविटेशन के बना लोगे 100।